हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके सभी आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन 10 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। यानी कि अनीस जंग जो इस लेसन के जो अथर हैं, इन्होंने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों कहा, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और साहिब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो इसमें पूछा गया है कि अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों कहा, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और साहिब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा when he said that he had nothing else to do except rag picking। जब उसने ये कहा था कि उसके पास केवल कबाड़ इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा था, स्कूल के बारे में क्यों कहा था अनीस जंग ने, बिकॉज इट वॉज हिज एज टू गो टू स्कूल, क्योंकि यह उसका स्कूल जाने का एज था। बिकॉज इट वॉज हिज एज टू गो टू स्कूल, क्योंकि यह उसका स्कूल जाने का एज था। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम देख लेते हैं। ही लुक्ड वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, यानी कि वह स्कूल के बारे में बहुत ही उत्सुक दिखाई दिया। यानी कि वह पढ़ना तो चाहता था, स्कूल जाना चाहता था, लेकिन वो कहता था कि यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है। तो इसमें आपको बताया गया कि अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा, और कब पूछा था, जब उसने कहा कि मेरे पास कबाड़ इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो जो अनीस जंग हैं, इन्होंने साहिब से पूछा स्कूल के बारे में, बिकॉज इट वॉज हिज एज टू गो टू स्कूल, क्योंकि यह उसकी स्कूल जाने की ही उम्र थी, इसलिए उसने उससे स्कूल के बारे में पूछा। ही लुक्ड वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वह स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। यानी कि साहिब और अन्य रैग पिकर चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव अप फॉर इट, और वे इसके लिए क्या बहाना बनाते थे, इसके लिए वे क्या बहाना करते थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो साहिब था और जो और रैग पिकर्स थे, वे सभी चप्पल्स नहीं पहनते थे, और वे कहते थे कि ये उनकी परंपरा है। लेकिन ऑथर इस बारे में क्या सोचती है कि यह केवल उनकी गरीबी छिपाने का एक बहाना है, ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि अपनी गरीबी छिपाने का उनका एक बहाना है। और उनमें से एक लड़के ने यह भी बहाना किया था कि उसकी माँ टाँड़ पर से उसकी चप्पल नहीं उतारती है। तो यही सब चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं कि साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, साहिब और अन्य रैग पिकर्स चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज इट वॉज दियर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी, टू रिमेन बेयर फूट, यानी नंगे पैर रहने की उनकी परंपरा थी। बट अकॉर्डिंग टू द अथर, लेकिन अथर के अनुसार, इट वॉज एन एक्सक्यूज़ टू कंसील दियर पॉवर्टी। अथर के अनुसार यह उनका केवल गरीबी छिपाने का एक बहाना था। अकॉर्डिंग टू द अथर, इट वॉज एन एक्सक्यूज़ टू कंसील दियर पॉवर्टी। अथर के अनुसार उनकी गरीबी को छुपाने का उनका यह एक बहाना था कि उनकी ऐसी परंपरा है। वन ऑफ द बॉयज़ ऑल्सो सेड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। वन ऑफ द बॉयज़ ऑल्सो सेड, उनमें से एक लड़के ने तो ये भी कहा था, दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि उसकी माँ टाँड़ पर से उसकी चप्पल नहीं उतारती है। तो इस प्रकार से वे बहाने करते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। इसमें पूछा गया कि दिल्ली सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहते थे, कितने कबाड़ इकट्ठा करने वाले रहते थे, हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे वहाँ कैसे बस गए थे, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी। ये आपके चैप्टर में बताया गया, अगर आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। तो देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में, दिल्ली सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। दे बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, वे बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे, ढाका के रहने वाले थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर ruined बाय द स्टॉर्म्स, यानी कि तूफानों ने उनके घरों को और उनके खेतों को बर्बाद कर दिया था।
सो दे केम एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, इसलिए वे आकर सीमापुरी में बस गए थे। तो इस प्रकार से हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये कूड़ा करकट का क्या अर्थ था, क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें उस कूड़ा करकट में क्या मिलता था, ये चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या मीनिंग था, क्या अर्थ था। जैसा कि आपको लेसन में बताया गया है कि बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए कूड़े करकट का अलग अलग अर्थ था। यानी कि बड़े लोगों के लिए केवल एक जीविका का एक साधन था, और जो बच्चे थे उनके लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज़ थी। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसका आंसर। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रैप्ड इन वंडर, यानी कि बच्चों के लिए गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज़ थी। बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मतलब क्या था, आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़। दे फाउंड अ रुपी, वे 1 रुपया पाते थे, इवन अ 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपये का भी नोट उन्हें मिल जाता था। एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज, और कभी कभी तो गार्बेज में उन्हें सिल्वर कॉइन्स भी मिल जाते थे, चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था कि बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ था और उन्हें गार्बेज में क्या मिलता था। तो आपको बताया गया कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब था रैप्ड इन वंडर, यानी कि आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़, और उन्हें कभी कभी 1 रुपया मिलता था, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था, और कभी कभी तो उन्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है कि वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहेब मिल्क बूथ पर यानी कि चाय की दुकान पर काम करना क्यों शुरू किया था, चाय की दुकान पर जॉब क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उस नौकरी के लिए उसे क्या मिलता था, कितने पैसे मिलते थे, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ के जॉब को ज्वाइन कर लिया, यानी कि मिल्क बूथ पर चाय की दुकान पर काम करने लगा। बिकॉज ही कुड नॉट अर्न एनफ मनी फॉर फूड एंड अदर नेसेसिटीज़, बिकॉज ही कुड नॉट अर्न एनफ मनी, क्योंकि वह पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता था, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, एंड अदर नेसेसिटीज़ और अन्य आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि वह भोजन के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता था, नहीं कमा पाता था रैक पिकिंग करके। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स देयर, और उसे वहाँ पे 800 रुपये मिलते थे और पूरे दिन का भोजन भी मिलता था। उसे वहाँ पे 800 रुपये मिलते थे और पूरा भोजन भी मिलता था। तो ये हो गया 5वें का आंसर। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था। यानी कि अब 5 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से पूछे गए। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसके बाद 6वें क्वेश्चन से लेकर 10वें क्वेश्चन तक आपको सेकंड पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 6वां क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ का था। एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, वो क्या बनना चाहता था। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मुकेश कौन था, वो कहाँ से बिलोंग करता था और उसकी एम्बिशन क्या थी। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही बिलोंग टू फिरोज़ाबाद, वह फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी एम्बिशन क्या थी, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए गए कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही बिलोंग टू फिरोज़ाबाद, वह फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन है कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, यानी कि मुकेश नरेटर को अपने घर क्यों लाना चाहता था।
क्यों लाया, हु वर देयर इन द होम, और उस घर में कौन कौन लोग थे। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश नरेटर को अपने घर क्यों लाया, हु वर देयर इन द होम, और उसके घर में कौन कौन थे। तो देख लेते हैं इसका आंसर हमारा, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम टू शो हर दैट हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट, यानी कि मुकेश नरेटर को अपने घर ला रहा था टू शो, या दिखाने के लिए, टू शो हर उन्हें, या दिखाने के लिए दैट हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट, कि उनके घर का नवीनीकरण हो रहा था, उनका घर दोबारा बनवाया जा रहा था। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड फॉर इट, और इसके लिए उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम टू शो हर दैट हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट, मुकेश और नरेटर को अपने घर ले आया क्योंकि वह उन्हें दिखाना चाहता था कि उनका जो घर है वो रिनोवेट हो रहा है, और ही फेल्ट वेरी प्राउड फॉर इट, और इसके लिए उसे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब इसके आगे पूछा गया कि इनके घर में कौन कौन था, तो देयर वर मुकेशेस एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भाई था, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी थी, हिज फादर, उसके पिता थे, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी थी, इन द होम, यानी कि घर में। घर में कौन कौन था, मुकेश था, उसका बड़ा भाई था, उसके बड़े भाई की वाइफ थी, यानी कि उसकी भाभी थी, हिज फादर, उसके पिताजी थे, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी जी थी। अब फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई। आपने देखा होगा कि लेसन में एक जगह पे कहा गया था कि इट इज़ हिज कर्म, या उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, हु सेड दिस एंड वाई, और ये किसने कहा था और क्यों कहा था, ये बात इसमें पूछी गई है। तो जैसा कि आपको पता है, लेसन में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मुकेश's ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी ने कहा था, इट इज़ हिज कर्म, या उसका कर्म है, उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, बिकॉज शी हैड वॉच्ड हर हस्बैंड बीइंग ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, यहाँ पे बताया गया कि बिकॉज शी हैड वॉच्ड हर हस्बैंड, क्योंकि उसने अपने पति को देखा था, बीइंग ब्लाइंड यानी अंधा होते हुए, विद द डस्ट यानी कि उस गर्द से, फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो उस कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते टाइम जो धूल उड़ता था या जो गर्द उड़ता था, उससे अंधा होते हुए उसने अपने पति को देखा था। दैट मीन्स अगर उनका कर्म अच्छा होता तो उन्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ता, उनकी किस्मत अच्छी होती तब भी उन्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ता, और अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो अंधे भी नहीं होते। तो ये इसका रीज़न था। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज़ द बैंगल सिम्बलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, यानी कि बैंगल्स चूड़ियाँ किन चीज़ों की प्रतीक है, किस बात की प्रतीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स की क्या भूमिका है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बैंगल्स यानी चूड़ियाँ किस चीज़ की प्रतीक हैं। सिंबल का मतलब प्रतीक होता है, सिंबलाइज यानी प्रतीक होना। जो चूड़ियाँ हैं वो किस चीज़ की प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द बैंगल सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। यहाँ पे बताया गया है लेसन में कि द बैंगल्स सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, कि जो चूड़ियाँ हैं वो एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। बैंगल सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, चूड़ियाँ एक इंडियन वुमेन के, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। अब इसके आगे बताया गया कि उन बैंगल मेकर्स की क्या भूमिका थी। तो उन बैंगल मेकर्स की यही भूमिका थी। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद हैव स्पेंट जनरेशंस फॉर मेकिंग कलरफुल बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद हैव स्पेंट जनरेशंस, यानी कि फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स थे उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी थी फॉर मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, यानी कि रंग बिरंगे चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री, यानी कि देश की सभी महिलाओं के लिए। क्योंकि उन बैंगल मेकर्स ने देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में, कलरफुल चूड़ियाँ बनाने में अपनी पीढ़ियाँ बिता दी थी, यही उनकी भूमिका है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 9वां क्वेश्चन, और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि जो बैंगल मेकर्स थे वे अपने आप को एक कोऑपरेटिव के रूप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सके। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, जो बैंगल मेकर्स थे, चूड़ी बनाने वाले थे, वे एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना सके। अगर आपने लेसन पढ़ा है अच्छे से तो आपने देखा होगा कि जो ऑथर है वो इन बैंगल मेकर्स को सलाह देती है कि ये सभी अपना एक संगठन बना लें, एक सहकारी समिति बना लें, लेकिन वो सहकारी समिति नहीं बना सकते थे। और क्यों नहीं बना सकते थे, यही चीज़ इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि बैंगल मेकर्स एक सहकारी संगठन नहीं बना सकते थे बिकॉज दे हैड फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। विशियस सर्किल का मतलब कुचक्र है, क्योंकि वे मिडिल मैन यानी बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए थे। बिकॉज दे हैड फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, क्योंकि ये बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए थे। इफ़ दे डिड सो, यदि वे ऐसा करते, इफ़ दे डिड सो, यदि वे ऐसा करते, दे वुड बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाता, बीटन यानी पीटा जाता, टू जेल और ड्रैग टू जेल, और उन्हें जेल भेज दिया जाता। यदि वे ऐसा करते तो पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा जाता और घसीट कर जेल में भेज दिया जाता। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि गैर कानूनी काम करने के लिए। यदि वे ऐसा करते तो गैर कानूनी काम करने के लिए उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जाता और घसीटा जाता और जेल भेज दिया जाता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको इस पूरे लेसन के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर्स बहुत ही इजी तरीके से लिखना बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से अपने पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।